friends, I am Sunil Vishkarma and I warmly welcome you to my YouTube channel Sunil Sir, and this is my very first video lecture classes on English language into YouTube channel. दोस्तों आज की जो मेरी पहली क्लास है वो पार्ट ऑफ स्पीच को लेकर है। पार्ट ऑफ स्पीच को लेकर के कई सारे आपके माइंड में सवाल हो सकते हैं कि आखिर ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है और ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो किसी चैप्टर से पढ़ने से पहले अगर हमारे पास उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि आखिर पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है और वो स्पोकन इंग्लिश के लिए या रिटन इंग्लिश के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तो आपको इसे पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा और आप इसे ज्यादा अच्छे से आप पढ़ना भी चाहेंगे। दोस्तों एक बात आप सभी जानते होंगे कि अधिकतर चाहे स्पोकन में की बात की जाए या फिर रिटन में की जाए, आपको अधिकतर एडवाइस मिलती है या फिर इस बात को आप भी मानते हैं कि अगर आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो आपको वोकैबुलरी पर काम करना होगा, यानी कि शब्द भंडार पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब जो चीज जिसपे अधिकतर स्टूडेंट्स या लर्नर फोकस करते हैं, वोकैबुलरी, ये होता क्या है, क्या चीज है? क्या वोकैबुलरी इंग्लिश के ग्रामर में कहीं पर अलग से दिया गया हुआ है, या ये इंग्लिश का कोई ऐसा सब्जेक्ट या ऐसा कोई चैप्टर है जो अलग से पढ़ाया जाता है? बिल्कुल भी नहीं। कहीं ना कहीं अगर वोकैबुलरी कहा जाए तो इसका जो हिंदी मीनिंग होगा, ये जो होता है वो हम ये मानते हैं शब्द भंडार, यानी कि आपके पास कितनी वर्ड्स की नॉलेज है। पर क्या वर्ड की नॉलेज या इंफॉर्मेशन हो पाना इनफ होता है क्या? नहीं। आप भी जानते हैं कि जब तक आपके पास सारे वर्ड्स का प्रॉपरली अगर आप उसको याद भी कर ले तो बहुत तेजी से आप भूल भी जाते हैं। अब ज्यादा अच्छा बेहतर होगा कि आप उसे समझ लें। तो आखिर ये शब्द भंडार, सारे शब्दों का जो हम याद करेंगे, कितने शब्द याद कर पाएंगे? क्या पूरी डिक्शनरी को हम याद कर पाना पॉसिबल होगा क्या हम लोगों को? बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों अगर ग्रामेटिकली वे पे अगर आप शब्द भंडार को समझें, जाने, तो इसका सीधा सीधा अर्थ होता है पार्ट ऑफ स्पीच। यानी कि अगर आपको एक अच्छी अंग्रेजी बोलनी है, या आप चाहते हैं कि आप एक स्टूडेंट्स है और आप चाहते हैं कि आपको रिटर्न में अच्छी अंग्रेजी लिखनी है, तब आपको कहीं ना कहीं वोकैबुलरी इतनी स्ट्रॉन्ग करनी होगी। लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा फासला भी है। केवल वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने से आप स्पीकिंग या रिटन में स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। आप जब तक इन शब्द भंडार के बारे में सही इंफॉर्मेशन यानी कि सही नॉलेज नहीं रखेंगे कि जो वर्ड आप सीख रहे हैं, जो नया वर्ड्स आप अपने आज आपने याद किया हुआ है, वो है क्या चीज, इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको पार्ट ऑफ स्पीच से ही मिलती है। जो वर्ड्स आपने याद किया है, वो वर्ड्स क्या कोई नाउन है, कोई प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, डिटरमिनर्स है, वर्ब क्या है, या कोई अदर इंटरजेक्शन जैसे शब्द हैं, इनको जब तक आप नहीं पहचानेंगे आप उसको एक सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते। कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपने वोकैबुलरी को एक सेंटेंस में यूज करने के लिए आपको पार्ट ऑफ स्पीच की बेसिक नॉलेज, मैं नहीं कहता कि आपको बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए या बहुत ज्यादा आपको जानकारी चाहिए, लेकिन कम से कम एक बेसिक नॉलेज आपको चाहिए। जब आप इस शब्द भंडार यानी कि वोकैबुलरी, या जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी ग्रामर पे कहते हैं, वो आपको पता होगा, तब आप वो सेंटेंस बिल्डअप कर पाएंगे। और जब आप सेंटेंस बिल्डअप कर पाएंगे तभी तो आप इसका यूज स्पीकिंग में या रिटन में कर सकते हैं। अब स्पीकिंग और रिटन में भी क्या है, कितने टाइप के सेंटेंस आपको बनाने हैं, उसकी भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो उसका एक अलग वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा, जहां पर हम जानेंगे कि एक सेंटेंस क्या होता है और क्या हम लाखों करोड़ों सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं या इसके भी कुछ प्रकार होते हैं।
जैसे अभी हमने बात किया कि वोकैबुलरी कोई दूसरा चीज नहीं है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। उसी तरह से सेंटेंस में बनाने के लिए आपको कुछ बेसिक नॉलेज या बेसिक टाइप के स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, और इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, जो कि टेंस पर बहुत कुछ डिपेंड हो करता है। अगर आपके पास एक वोकैबुलरी स्ट्रांग है और आपको बेसिक इंफॉर्मेशन टेंस का है, तो आप एक सर्वाइवल इंग्लिश इजी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बहुत अच्छा भी लिख सकते हैं। अब ये तो डिपेंड करता है लर्नर पर कि उसे कितनी अंग्रेजी सीखनी है, क्या उसे बहुत एडवांस लेवल पे जाना है, फ्लुएंट लेवल पे जाना है, या उसका काम जितना उसे आता है उतना ही तक हो जाएगा, उसे नए शब्दों तक लिमिट रखना है, या उस नए जो वर्ड्स वो सीखता है उसे अलग अलग तरीके के सेंटेंस में डेवलप करना है, वो लर्नर पे डिपेंड करता है। तो आपने एक बेसिक चीज जो मैं आज आपको जो समझाने जा रहा हूं कि आखिर ये वोकैबुलरी यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच है क्या, कोई अलग चीज नहीं है, ये भी हमारा एक वोकैबुलरी ही है ना, जिसकी मदद से आप सेंटेंस बनाएंगे और इसी सेंटेंस का यूज आप अपने स्पीकिंग पे या रिटर्न पे भी करने वाले हैं। तो इतना अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, इसके बारे में डिटेल से कभी हम फिर अलग वीडियो पे जानेंगे। आज हम देखते हैं कि हमारे पास जो वोकैबुलरी मैं कहता हूँ, या जिसे आप पार्ट ऑफ स्पीच मैं कहता हूँ, वो कितने होते हैं। एक ही वीडियो में सारे पार्ट ऑफ स्पीच को कवर तो नहीं किया जा सकता, या सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक ही साथ कवर अगर हम करने जाए तो काफी लंबा वीडियो बनेगा। आज मैं बहुत कम ही छोटा एक ओवरव्यू टाइप का ये वीडियो यहाँ पर बना रहा हूँ। तो यहाँ पर केवल कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ, और एक एक करके जब मैं नेक्स्ट वीडियो पे आते चले जाऊंगा तो इन सारे पार्ट ऑफ स्पीच को हम एक एक करके देखेंगे। ग्रामर में या इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी आपके वोकैबुलरी होंगे यानी शब्द भंडार होंगे, उन्हें इनके यूज और फंक्शंस के बेसिस पर टोटल 9 ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है। अब इनमें से वो कौन से 9 ग्रुप है जिन्होंने क्लासिफाइड किया गया है, वो है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिटरमिनर्स, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस एंड इंटरजेक्शंस। अब एक एक करके हम सारे शब्दों को, यानी कि जो सारे शब्दों के प्रकार हैं या जिसे आप पार्ट ऑफ स्पीच मैं कह रहा हूं, वो क्या है उसे हम समझते हैं। और इनके बारे पे जो कंप्लीट क्लासेस होगी वो एक एक मतलब पार्ट ऑफ स्पीच या कह सकते हैं एक एक जो टाइप ऑफ वर्ड्स है उस पर हम एक एक क्लासेस अगर करते चले जाएंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से वो समझ में आने वाला है। फिलहाल आज की क्लासेस में केवल और केवल एक ओवरव्यू ही मैं रखने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहला नाउन आता है। आखिर ये नाउन होता क्या है और ये क्या चीज है, ये बिल्कुल आपके सामने आपको नजर आने वाला है। जो मैं आज क्लासेस ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपको वो समझ में नहीं आएगा। आपके डेली लाइफ में आपने पढ़ते समय या आप उसे बोलते समय हमेशा यूज तो करते हैं, पर तो शायद उसे आपने कभी ग्रामेटिकली वे पे समझने का प्रयास नहीं किया, इसी वजह से आप उसको भूलते चले जाते हैं। तो देखते हैं हम, सबसे पहला हमारा जो शब्द का प्रकार है या शब्द का टाइप है वो है नाउन। नाउन कोई और चीज नहीं है, ये भी एक शब्द है अंग्रेजी का, जिसे आप नेमिंग वर्ड्स या सीधे शब्दों में मैं कहूं तो यह भी एक नाम ही है। यानी इंग्लिश के वो सभी नाम, ऐसे शब्द, चाहे वो किसी वस्तु के हो, स्थान के हो, या किसी भी फीलिंग्स के हो, या कोई भी मटेरियल्स के हो, सभी जिसको भी आप बाय द नेम आप उसको जानते हैं, वो सभी के सभी शब्द हमारे लिए नाउन ही होते हैं। ये कोई अलग चीज नहीं है नाम। अब ये बात अलग है कि वो नाम आपको शायद अपनी भाषा में या हिंदी में या फिर किसी अदर लैंग्वेज में आती होगी, लेकिन अगर वो उसे आप एक नाम से जानते हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति ही क्यों ना हो, कोई वस्तु क्यों ना हो, वो सभी को आप नाउन कह सकते हैं। यहाँ तक कि जो हमारे फीलिंग्स और जो हमारे मूड है, यानी कि हमारी मन स्थिति है जिसको हम कहते हैं, हमारे इमोशंस है, इसे भी हमने अलग अलग नाम दे के रखा हुआ है। हमें गुस्सा आता है तो हम गुस्सा, क्रोध, स्वाभिमान, ईमानदारी, ये सब क्या है? आखिर ये सब हमारे व्यक्तित्व की विभिन्न अवस्थाएं हैं,
या अवस्था है या फिर उनकी स्थिति है, उन जिन्हें हम उनके एक नाम से जानते हैं, उस स्थिति को, उस अवस्था को। तो जो ऑनेस्टी मैं बात करूं, ऑनेस्टी, सैडनेस या ओल्डहुड, चाइल्डहुड, ये सभी भी एक नाम ही है। अब उसे नाउन के कैटेगरी में क्या कहा गया है, वो एक जब हम नाउन पढ़ेंगे तो वहां पर उसको हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। दूसरे तरीके का जो आते हैं हम लोग वर्ड्स के टाइप पर, वो वर्ड्स हमारा है सर्वनाम। सर्वनाम जैसे कि पता चल रहा है हमें, सर्वनाम नाम के लिए, यानी जिस भी नाम के लिए हो उसके जगह पर कॉमनली हम क्या यूज करें, वो शब्द है, यानी ऐसे सभी शब्द जो हम किसी नाम के बदले इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें हम लोग सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपका और मेरा एक नाम है, लेकिन आप अपने आप को अपने नाम से नहीं बुलाते, और मैं सामने वाले को नहीं समझ पा रहा हूं कि उसका नाम क्या है, कौन मुझे देख रहा है, लेकिन हाँ, मैं आपको आपके नाम से ना सही, पर उसके जगह पर एक शब्द है आप, इस शब्द से मैं आपको संबोधित कर रहा हूं, एड्रेस कर रहा हूं। तो यहाँ पर जो शब्द है यू, और मैं अपने आप के लिए आई जो इस्तेमाल करता हूं, ये दोनों ही शब्द एक प्रोनाउन है। तो यहाँ पर जो यूज मैंने किया है आई यू, थर्ड पर्सन के लिए ही या सी, कॉमनली हो तो दे। इसी तरह से हमने किसी नॉन लिविंग, लिविंग या फिर जो जिनके जेंडर अननोन हो उनके लिए भी कुछ अलग अलग नाम यहाँ पर हम इंग्लिश लैंग्वेज में सीखेंगे। जब हम प्रोनाउन में वहां पर जाएंगे, प्रोनाउन को अलग से क्लासेस में हम वहां पर जब सीखेंगे तो उसे मैं और एक्सप्लेन करूंगा और डिटेल्स इंफॉर्मेशन मैं वहां पर आपको दूंगा। तीसरे प्रकार का जो शब्द है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, या जिसे आप वोकैबुलरी कह रहे हैं, जो तीसरे टाइप का जो वर्ड्स आप याद करते हैं, आप कॉमनली अपने स्पोकन इंग्लिश या रिटन इंग्लिश में यूज करते हैं, उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। सर्वनाम की परिभाषा में यहां डाल देता हूं, इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन के जगह पर जो इस्तेमाल किया जाता है वो शब्द हम लोग सर्वनाम कहते हैं। एडजेक्टिव मतलब होता है क्वालिटी, या एक तरीके से मैं कह दूं प्रॉपर्टी। बट किसकी प्रॉपर्टी है ये, किसकी विशेषता है? नाउन और प्रोनाउन की, यानी किसी नाम का, अब वो नाम कोई व्यक्ति हो सकता है, उसकी क्या विशेषता है, उसमें क्या चीज है, या कोई प्लेस हो सकता है, उस जगह पर उस प्लेस के, या कोई ऑब्जेक्ट आप ले लीजिए, उस ऑब्जेक्ट की क्या प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में मार्कर है, अगर इस मार्कर को मैं देखूं तो इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, इसका कलर कैसा है, इसका शेप कैसा है, इसका डिजाइन कैसा है, या कितने से क्या नंबर्स हैं, जो इन सभी चीजों के बारे में ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैसे सफेद, काला, नीला, रंग, हरा, नरम, गरम, सफेद, ऊंचा, नीचा, गड्ढे, गड्ढेदार, मतलब या फिर मैं कहूँ हल्का, भारी, ये सभी शब्द जो किसी न किसी ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट यानी कि पर्सन, प्लेस, थिंग्स या नाउन, या उसके जगह में जो वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोनाउन, उनको डिफाइन करता है, उनको निश्चित करता है, उनको एक लिमिट में बांध देता है, उनके बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, जानकारी देता है। वो सारे शब्द हमारे लिए एडजेक्टिव कहलाते हैं। एडजेक्टिव के बाद आता है हमारा डिटरमिनर, जिन्हें हम निर्धारक कहते हैं। ये डिटरमिनर यानी कि एक निश्चित कर देते हैं। आप डिटरमिनर करना, निश्चित करना, या उसको फिक्स अप कर लेना, जिसे आप कह सकते हैं आप फिक्स अप करना। किस चीज में उसे फिक्स अप कर देना, अब वो डिपेंड करता है कि आप उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, लिमिट कर रहे हैं, उसे किसी चीज में उसे बांध रहे हैं, तो क्या उसे संख्या के साथ में लिमिट कर रहे हैं, या उसको किसी और चीजों के साथ में उसे आप लिमिट कर रहे हैं, उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, या उसके बारे में आप मोर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ये जो डिटरमिनर होते हैं किसी न किसी नाउन के लिए होता है, या किसी एडजेक्टिव के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप वो उसका यूज आप प्रोनाउन के लिए भी कर सकते हैं। तो एक तरीके का डिटरमिनर ये डिफाइन करता है कि जो वर्ड्स आपने, या जो नाउन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, या जो प्रोनाउन हम ले रहे हैं, या जो एडजेक्टिव हम ले रहे हैं, उस वो कितना, कैसा और किस प्रकार का है, वो हमारे लिए
डिटर्मिनर कहलाते हैं। वर्ब, आप इससे सबसे ज्यादा फेमिलियर होते हैं और अधिकतर जो न्यू लर्नर होते हैं सबसे पहले वर्ब को ही सीखना शुरुआत करते हैं। आपने भी बहुत सारे वर्ब जैसे कम, गो, प्ले, डांस, जंप, ये सभी, लेकिन ये सब किस टाइप के वर्ब हैं? वो सभी एक्शंस वाले वर्ब हैं। यानी कि वर्ब दो टाइप के समझ लीजिए, एक आपके एक्शंस और दूसरा स्टेट यानी अवस्था वाले शब्द होते हैं। यानी ऐसे शब्द जो किसी ऑब्जेक्ट का एक्शंस, क्या एक्शंस वो चल रहा है, किस एक्शंस में वो है या किस अवस्था में है, किस स्थिति में है, इसको जो बता पाए, इसको जो एक्सप्लेन कर पाए, वो सभी शब्दों को हम वर्ब कहते हैं। वर्ब भी बहुत अच्छा एक लेसन हो सकता है किसी लर्नर के लिए, समझने के लिए, स्पोकन इंग्लिश में या रिटन इंग्लिश को जो अगर इम्प्रूव करना चाहता है, वो थोड़ा और अधिक इंफॉर्मेशन इस पर ले तो ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी इंग्लिश लैंग्वेज के स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता है। एडवर्ब, नाम से ही पता चल रहा है ये एक क्रिया और विशेषण दोनों ही तरीके का ये क्वालिटी रखता है। यानी कि समझ में रखिए कि ये दोनों ही प्रकार के से डिफाइन हो सकता है। एडवर्ब एक ऐसा शब्द होगा जो आपके नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव की विशेषता के साथ साथ एडवर्ब खुद का भी एडवर्ब यानी कि खुद के बारे में भी और अधिक इंफॉर्मेशन देता है, जिसके मैनर यानी कि तौर तरीके, ढंग या समय अंतराल, बहुत से प्रकार के एडवर्ब होते हैं कि किस प्रकार एक ऑब्जेक्ट के बारे में, एक सब्जेक्ट के बारे में वो और अधिक, या फिर एक वर्ब के बारे में या किसी विशेषण के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देता है, तौर तरीकों के बारे में, ढंग के बारे में बताता है, उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ये भी काफी अच्छा चैप्टर है और अगर आपको अपनी इंग्लिश काफी अच्छी इम्प्रूव करनी है, चाहते हैं कि आप बहुत थोड़े से कम सीख करके भी आपकी इंग्लिश काफी इफेक्टिव और मीनिंगफुल लगे, इम्प्रेसिव लगे, तो आपको एडवर्ब पर भी थोड़ा मेहनत करना होगा, थोड़ा उस पर भी ध्यान देना होगा। प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशंस भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो किसी दो नाउन के बीच में संबंध बताते हैं। हिंदी में इसे हम लोग संबंध सूचक कहते हैं। दो शब्दों के बीच में एक संबंध बताने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम लोग प्रीपोजिशंस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखता हूँ, आई लिव इन रायपुर, तो देखिए यहाँ पर एक वर्ब है लिव, ये लिव यानी रहना, और रायपुर एक वर्ब है, सॉरी रायपुर एक नेमिंग वर्ड है, नाम है, नाउन है। तो हम देखें यहाँ पर वर्ब और रायपुर के बीच में एक संबंध है कि क्या है। आई लिव रायपुर, मैं रायपुर रहता हूँ नहीं, मैं रायपुर में रहता हूँ। जो शब्द बता रहा है दोनों के बीच में क्या संबंध है, एक प्लेस और एक वर्ब के बीच में क्या संबंध है, इस संबंध को हम लोग प्रीपोजिशंस के नाम से जानते हैं। ये भी बहुत टाइप के प्रीपोजिशंस होते हैं, अलग अलग नाउन, प्रोनाउन या वर्ब या एडजेक्टिव, इनके हिसाब से हम यूज करते हैं। तो कई बार हमारे इन स्पीकिंग, इन राइटिंग अगर मैं बात करूं तो वहां पर हम अलग अलग तरीके से सारे प्रीपोजिशंस का यूज हम करेंगे। उसके अधिक इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप सब प्रीपोजिशंस वाले चैप्टर पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस कीजिएगा। कंजक्शंस, नाम से ही पता चल रहा है, संयोजक यानी कि जोड़ना। जोड़ेगा किसे? शब्दों को ही तो जोड़ेगा, लेकिन ये कभी कभी शब्दों को जोड़ने के अलावा वाक्यों को भी जोड़ता है। अब किस प्रकार के वाक्य होंगे, क्या समान टाइप के सिमिलरिटीज क्वालिटी वाले या सिमिलरिटीज इंपॉर्टेंस वाले सेंटेंस जोड़ने होंगे तो उसके लिए कंजक्शंस अलग हैं। दो डिफरेंट टाइप के सेंटेंस अगर आपको जोड़ने हैं तो उसके लिए आपके पास कंजक्शंस अलग हैं। तो ये इस तरीके से हम देखेंगे, वहां पर जानेंगे कि कंजक्शंस क्या है और कितने टाइप के कंजक्शंस होते हैं। इन स्पीकिंग और इन राइटिंग में इन्हीं कंजक्शंस का यूज करके काफी अट्रैक्टिव, इम्पैक्टफुल या इम्प्रेसिव टाइप के सेंटेंस आप बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके सिंपल इंग्लिश से थोड़ा सा और बेटर इंग्लिश आपको इम्प्रूवमेंट करनी है तो आज ही से आप कंजक्शन जैसी चीजों पे मेहनत कीजिए। आप बहुत जल्दी से इंग्लिश अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं और अलग अलग टाइप के डिफरेंट सब्जेक्ट्स या वर्ब को यानी कि वर्ड्स को आप यूज करना भी सीख सकते हैं। लास्ट है हमारे पास इंटरजेक्शंस, जो नवे प्रकार का जो कैटेगरीज या वर्ग का जो सब ग्रुप का जो वर्ड है उसे हम लोग
इंटरजेक्शंस कहते हैं। इंटरजेक्शंस जैसे हिंदी में विस्मयादि बोधक, यानी कुछ एक्सप्रेशंस वाले, क्या, कैसे, क्यों, कहाँ, जो हम शॉर्ट वे पे या शॉकिंग या फिर कभी सरप्राइजिंग मोमेंट पे जो जो हम एक्सप्रेशंस शो करते हैं, यहाँ पर शो ऑफ करते हैं हम लोग बोलने में, लिखने में, तो उन्हीं शब्दों को हम लोग इंटरजेक्शंस के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये जो जितने भी शब्द हैं जिसे हम वोकैबुलरी कहते हैं, सीधे शब्दों में हमारी बोलचाल की भाषा में हम इन्हें वोकैबुलरी कहते हैं, ये इन शब्दों का इस्तेमाल भी करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ पढ़ लिए, रट लिए, समझ लिए, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो कैसे होगा। पर एक बात जरा इस्तेमाल करने से पहले मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर रखना चाह रहा हूँ, आप इसे समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि अगला जो चैप्टर है वोकैबुलरी से सेंटेंस क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्या और क्यों हम स्पीकिंग या रिटर्न में थोड़ा वीक हो जाते हैं, समझते हैं। जैसे पहले एग्जांपल्स में मैंने यहाँ पर लिया हुआ है आई लव माय फैमिली, मैं अपने फैमिली को प्यार करता हूँ। और दूसरा जगह पर है लव गिव अस स्ट्रेंथ, कि जो लव है हमें शक्ति देता है, स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है। तो यहाँ पर देखेंगे जो एक शब्द मैंने लिया है लव, एज अ वर्ब यहाँ पर यूज किया गया है, और जब इसको एज अ वर्ब यूज किया गया है एक शब्द को, तो इसका मीनिंग कुछ अलग आ रहा है, इसका सेंस कुछ अलग आ रहा है। लेकिन जब उसी शब्द को जब मैंने एक नाउन यानी कि नाम की तरह से इस्तेमाल किया है, तो उसका फीलिंग्स यानी उस वर्ड का सेंस काफी अलग आ रहा है। इससे क्या समझ में आ रहा है, यही ना, कि अगर कोई वोकैबुलरी से कोई शब्द आप याद करते हैं और उस शब्द को अगर आप सेंटेंस में अपने यूज के हिसाब से, उसके जब प्लेस में यानी कि सेंटेंस के टाइप के हिसाब से जब उसको आप डिफरेंट प्लेस में रखते हैं, तो उसका यूज और फंक्शंस यानी कि काम दोनों ही अलग बदल जाता है। यहीं पर आपका पार्ट ऑफ स्पीच का डेफिनेशंस भी बनता है कि जितने भी अंग्रेजी के हमारे शब्द हैं उनको कैटेगरीज किया गया है। कैटेगरीज किस बेसिस पे किया गया है? कैटेगरीज किया गया है उनके यूज और फंक्शन के बेसिस पे, कि उनका यूज क्या है और वो कैसे फंक्शंस करते हैं। लेकिन ये दोनों ही डिपेंड करते हैं कि उनका यूज और फंक्शंस कैसे डिपेंड करेगा, तो उनका प्लेस क्या होगा ये डिपेंड करता है। और किसी सेंटेंस में यानी कि किसी वर्ड्स को आप किस जगह पर रखते हैं, उसका प्लेस क्या होगा, ये डिपेंड करेगा, कंप्लीटली तौर पे डिपेंड करता है हमारे सेंटेंस के टाइप पर, कि आप किस तरह का सेंटेंस बनाना चाहते हैं, किस तरह का सेंटेंस आप बोलना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं। वो डिपेंड करता है किसी भी शब्द की प्रॉपरली यूज और फंक्शन के साथ साथ उसके प्लेस क्या होगा और उस सेंटेंस का टाइप क्या होगा। तो अगर आपको सेंटेंस के टाइप को भी ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आप वोकैबुलरी याद कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं, आपको सेंटेंस के टाइप को भी ध्यान देना है कि उस वर्ड्स को आप किस तरह के सेंटेंस बनाने में यूज करने वाले हैं। और जब आपको पता है कि आप उस पर्टिकुलर वर्ड्स को यानी कि वोकैबुलरी में जो आपने नया वर्ड अपने लिए जोड़ा है, उस शब्द को आप एक इस टाइप के वर्ड सेंटेंस में आप बनाने वाले हैं, और उस सेंटेंस में उसका प्लेस कहाँ होगा, तो ऑटोमेटिकली उसका यूज और फंक्शंस भी बदल जाता है। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल हम देखते हैं, जहां पर हमारे पास जैसे हमने लिया है कि जनशताब्दी इज अ फास्ट ट्रेन। यहाँ पर एक ट्रेन की बात हो रही है जिसका नाम है जनशताब्दी, और उसके बारे में कहा जा रहा है कि यह कैसी ट्रेन है, फास्ट ट्रेन। यहाँ पर जो मैंने एडजेक्टिव लिया हुआ है, ये एक कैसा ट्रेन है, तो फास्ट जो है एक एडजेक्टिव वर्ड्स यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है। लेकिन जब दिस ट्रेन रन्स फास्ट जब हम बता रहे हैं, तो ये जो फास्ट की जो विशेषता है ये बदल के आ रही है इसके बारे में कि ट्रेन चलता कैसा है, क्रिया कैसे कर रहा है, यानी उसका काम करने का तौर तरीका कैसा है, उसमें जो एक्शंस वो ले रहा है, जैसे मैंने कहा था कि वर्ब क्या है, एक्शन या स्टेट है, तो उसका एक्शन कैसा है, रन्स है, ठीक है, चलता है, पर कैसा है, फास्ट है। तो ये एक जो है ये एक
एडवर्ब बन के आया हमारे सामने। वैसे ही जैसे मैंने कहा था कि एक लीव यानी रहना, और रहने में जो हम बात करते हैं प्लेस जो एक नाउन है और लीव एक वर्ब है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बताता है उसे हम प्रीपोजिशंस कह देते हैं। और उसी तरीके से हमने जब यहाँ पर एक नया टाइप ऑफ सेंटेंस देखते हैं, मे आई कम इन, कम इन का एक क्रिया है, वर्ब है, जो कहाँ बोल रहा है, अंदर, अंदर कह रहे हैं, जो कि एक प्लेस है। और प्लेस मतलब नाउन, ये एक एडवर्बियल नाउन है अंदर से, जिसको हम कह सकते हैं। तो वहां पर एक आप देखें, आपने पाया और आपने समझा कि जितने भी वर्ड्स हैं, वोकैबुलरी हैं, वो उसे हम 9 टोटल ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। और 9 ग्रुप में क्लासिफाई करने से पहले भी हमें ये देखना होता है कि पर्टिकुलर वर्ड्स रखे जाएंगे, सेंटेंस आप इस बनाने वाले हैं या उसको बोलने वाले हैं, उसके हिसाब से जब आप उसका प्लेस आप जब देखें ध्यान क्या होगा, तब उसके यूज, उसके आप फंक्शंस को भी प्रॉपर्ली समझ पाएंगे, बेटर तरीके से कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं दे रहा था, तो आज के वीडियो क्लासेस में डियर स्टूडेंट्स इतना ही हम सीखेंगे। अगली क्लासेस में जब हम जाएंगे तो जितने भी हमने यहाँ पर कैटेगरीज किया हुआ है या जिसको क्लासिफाई किया हुआ है, उसके बारे में हम एक एक करके सीखते चले जाएंगे। जो हमारे पास 9 टाइप के जो वर्ड्स है, जिसे आप वोकैबुलरी भी कॉमनली आप कह रहे हैं, वो उसके बारे में एक एक करके सारे सारे जो इम्पोर्टेंट से इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग सीखेंगे। तब तक के लिए अगले मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और लगता है कि इससे आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो नीचे आपके सब्सक्रिप्शन बटन पर जो बेल आइकन होगा उसे ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के बारे में प्रॉपर नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।